हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सब समझाऊंगा। यहाँ पे हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉन्सेप्ट होगा और फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। और फिर आप ये पूरा लेक्चर देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे फर्स्ट टाइम में। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। देखो बच्चों, आपको ये पता है कि कोई भी दो नंबर हो, दुनिया के कोई भी दो रियल नंबर हो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स होते हैं ना, ये बात आपको पता है। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, एक मेथड तो ये है, मैं बिल्कुल आपको तरीका आसान बता देता हूँ। आपको अगर मान लो ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो 1 और 2 के बीच में आप कुछ नंबर्स लिख लो। 1 और 2 के बीच में कौन कौन से नंबर लिख सकते हो आप? 1.1 लिख सकते हो, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। 1.55 लिख दो, 1.56 लिख दो, ऐसे। बट इनको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1.1 को 11/10 लिख दो, इसको बच्चों क्या 12/10 लिख दो, इसको 13/10 लिख दो, इसको 14/10 लिख दो और इसको 15/10 लिख दो। बताओ, ये जितने भी नंबर है ये पांचों, ये किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। और ये सारे के सारे नंबर क्या है बच्चों? रैशनल भी है। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया है ना। इनफाइनेट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे जो आंसर निकालेंगे वो यही आएंगे, है ना। कोई बच्चा दूसरा बच्चा दूसरे आंसर निकाल सकता है, तीसरा बच्चा तीसरे टाइप के आंसर्स निकाल सकता है, कितने भी आप आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आप एग्जाम मेथड फॉलो करोगे बच्चों, एग्जाम के अंदर अगर आपके ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चों आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा बोर्ड में, ठीक है। क्या देखो, 1 और 2 दो नंबर है, आपको कितने नंबर निकालने हैं बच्चों? इसके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो मैं कहता हूँ 5, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं ना उससे एक ज्यादा, यानी कि 6। आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 6 से। देखो, 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो गया बताओ? 6/6। और ये कितना हो गया बोलो? 12/6। क्योंकि देखो, 6/6 क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है। 12/6 कितना होता है? 2 ही होता है। तो आपको 1 और 2 के बीच में निकालने थे, तो मैंने 1 को लिख दिया कितना? 6/6, और 2 को लिख दिया मैंने बच्चों 12/6। अब आप है ना क्या करो, डिनोमिनेटर तो सेम लिखो, डिनोमिनेटर तो सबका क्या लिखो बच्चों? सेम, 500 रैशनल नंबर का 6। ऊपर 6 और 12 के बीच में नंबर कौन कौन से होते हैं? 7, 8, 9, 10, 11 होते हैं ना। तो बस ये देखो, ये जितने भी नंबर है ये 6 और 12 के बीच में है ना, क्योंकि ये 6/6 से बड़े हैं और 12/6 से क्या है? छोटे हैं। तो ये 5 नंबर हमारे क्या आ गए बच्चों? आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन में आपको सेम ऐसा और करवा देता हूँ। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 को लिख दो 3/1, 4 को लिख दो बच्चों 4/1। कितने नंबर्स निकालने हैं आपको? रैशनल 6। 6 में एक ऐड करो 7। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 21/7 हो गया ये। और इसको भी बच्चों ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 28/7। तो अब ये दोनों नंबर आप इस तरह से लिख लो, 21/7 और बच्चों कितना? 28/7। अब जो बीच वाले नंबर आप लिखोगे ना, मैंने क्या बताया था आपको, डिनोमिनेटर तो सबका क्या लिखो? 7 लिखो, है ना। डिनोमिनेटर में तो सबके 7 लिख दो। 6 नंबर निकालने, 6 नंबर ऐसे निकाल देंगे। और न्यूमिनेटर में 21 और 28 के बीच में नंबर लिख दो। 21 के बाद क्या आता है? 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27। और ये जो मैंने नंबर्स निकाले हैं बच्चों, यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लो, ये सारे नंबर 21/7 से बड़े हैं, 28/7 से छोटे हैं और सारे के सारे रैशनल भी है। तो हमारा आंसर आ गया। बस ये तो पूछा गया था हमारे से। अब बच्चों आपको फ्रैक्शन के अंदर अगर नंबर दे दिए जाए, जैसे 3/5 और 4/5, नंबर क्या है बच्चों? 3/5 और एक नंबर क्या है? 4/5। ये भी तो दोनों क्या है? रैशनल नंबर है। तो इनके बीच में भी इनफाइनेट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, बट आपको निकालने कितने हैं? सिर्फ 5। तो मैं क्या कहा था मैंने? 5 + 1, ऊपर नीचे बच्चों 6 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। ऊपर कितना आ गया बोलो? 18/30। और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 24/30। ये आ गया। सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। 18/30 लिख दो और फिर क्या लिख दो बच्चों? 24/30 लिख के। और आपको कितने नंबर निकालने हैं बताओ बच्चों? 5 नंबर निकालने हैं। तो सबका डिनोमिनेटर कितना लिख दो? 30। 5 नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या लिख दो? 30 लिख दो। और फिर 18 के बाद क्या आता है? 19, 20, 21, 22, 23। ये जो 5 नंबर है बच्चों, ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको तरीका बता दिया कि कितने भी रैशनल नंबर आपको निकालने हो, दो रैशनल नंबर के बीच में, तो आप आसानी से निकाल सकते हो।
उसके बाद देखो कुछ ट्रू फॉल्स टाइप की स्टेटमेंट्स है हमारे पास। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और जो भी आप आंसर दोगे ट्रू या फॉल्स उसका रीजन देना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। ये नहीं है कि आपने चीटिंग करके किसी दूसरे बच्चे की आंसर लिख दिया ट्रू, आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे कि ट्रू है ये स्टेटमेंट तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आप मेरे को ये बता दो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर। आप सब बच्चों को पता है 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर्स बच्चों आपको पता है जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। अब बच्चे इसमें ना कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे ये कहते हैं कि सर जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होता। ये बात तो मुझे भी पता है कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, बट आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कहा जा सकता है। बच्चों होल नंबर किन को बोल सकते हो आप? चाहे आपके सामने जीरो आ जाए, चाहे वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, इन सबको आप क्या बोल सकते हो? होल नंबर। तो आपके सामने मैंने ये नेचुरल नंबर लिख दिया, तो बताओ वन को आप होल नंबर बोलोगे क्या? बिल्कुल बोलोगे। टू भी क्या है? होल नंबर। थ्री भी क्या है? होल नंबर। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर को आप होल नंबर बोल सकते हो। तो क्या लिखोगे बच्चों? यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ गए? ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं बच्चों वो होल नंबर्स होते हैं? नहीं, जितने इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं ना। इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और फिर क्या आती है? जीरो। जीरो ना नेगेटिव होती ना पॉजिटिव, और फिर क्या आते हैं बच्चों? नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं ना, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4। नेचुरल नंबर को ही बच्चों क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, जीरो तो जीरो होती है, नेगेटिव में क्या आएंगे? -1 -2 -3 -4 ऐसे आएंगे। तो आप ये बताओ मेरे को, क्या सभी इंटीजर्स को हम होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बच्चों, ये जो इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर्स, ये होल नंबर्स नहीं है। तो बस ऐसा पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप ये डायग्राम बना के तीनों तरह के इंटीजर लिख दो और लिख दो दीज आर नॉट होल नंबर्स। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बस आप मेरे को ये बता दो। ये फॉल्स है, क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, बट हमें पता है नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। थर्ड स्टेटमेंट देखो बच्चों, थर्ड में क्या कहा गया है? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये तो बिल्कुल ही गलत है। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं बताओ? रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लिख देता हूँ, क्या होती है रैशनल नंबर? ये बच्चों पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू जीरो नहीं होता है ना, क्यू डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। और जो क्यू और पी होते हैं ना, दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होते हैं। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो आप ये बताओ मेरे को कि रैशनल नंबर मैं लिख दिया 2/3, ये रैशनल है क्या? ये रैशनल तो है 2/3, लेकिन बच्चों ये होल नंबर तो नहीं है ना, ये होल नंबर नहीं है। इट इज नॉट ए होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी बताओ? फॉल्स होगी। पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लिखो इट इज फॉल्स, फिर रीजन क्या दोगे? बिकॉज 2/3 इज ए रैशनल नंबर बट इट इज नॉट ए होल नंबर। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैंने तीनों के तीनों पार्ट आपको एक्सप्लेन करके समझा दिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन देखो, ये सारे के सारे इसी तरह के क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें? आर दी स्क्वेयर रूट्स, स्क्वेयर रूट आपको निकालना आता है ना? जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मान लो आप 1 का स्क्वेयर रूट निकालते हो, 1 आएगा। 4 का स्क्वेयर रूट कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। 9 का स्क्वेयर रूट कितना आएगा? 3। मतलब 9 किसका स्क्वेयर होता है? 3 का। 16 किसका स्क्वेयर होता है? 4 का। तो इसका स्क्वेयर रूट क्या आएगा? 4। 25 का स्क्वेयर रूट, यानी कि 25 किसका स्क्वेयर होता है? 5 का, है ना? इस तरीके से ये चलते हैं। अच्छा, क्या 3 का स्क्वेयर रूट आप पूरा पूरा निकाल सकते हो क्या? 3 का जो स्क्वेयर रूट आएगा बच्चों वो लगभग कितना होता है? 1.732 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना, क्योंकि √3 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। और 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1.414। तो इन दोनों वैल्यू को तो आप ना मेरे कहने पे याद रख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होएगा। √2 क्या होता है बच्चों? 1.414। और √3 क्या होता है? 1.732 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो ये जो आंसर आए हैं ये क्या नेचुरल नंबर है क्या? ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, नोट नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स नहीं है ये। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला गया है? ओ आर ऑल द स्क्वायर रूट्स आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों आप ये बताओ मेरे को, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को ही तो पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना, नेचुरल नंबर ही होते हैं। ये कहता है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ये पूछ रहा है सिर्फ हमारे से होते हैं कि नहीं होते हैं ना, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो आप ये बताओ, सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट्स क्या इरेशनल होते हैं? नहीं। देखो 4 एक नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, बट 2 तो इरेशनल नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? नो,
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नो, बिकॉज एक रीजन देना है अब आपको, है ना, एक एग्जांपल देना है। बिकॉज √4 इज इक्वल टू 2, यानी कि 4 एक नेचुरल नंबर है और इसका स्क्वायर रूट कितना है बच्चों? 2, जो कि इरेशनल नहीं है। विच इज रैशनल? 2 क्या है बच्चों? रैशनल है ना, विच इज रैशनल। यानी कि ये जो आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आएगा? नो, और आपने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। सिमिलरली और एग्जांपल आप दे सकते हो, कितने भी नंबर के एग्जांपल दे दो। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, ये भी क्या है बच्चों? रैशनल है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। मतलब कि आप एक नेचुरल नंबर का, यानी कि 4 का, 9 का, 100 का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, है ना। क्या निकाल रहे हो? स्क्वायर रूट। और एग्जामिनर पूछ रहा है क्या जो स्क्वायर रूट आएगा वो इरेशनल आएगा हमेशा, ठीक है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल का मतलब एक बच्चा कहेगा सर आपने √2 नहीं लिया, √2 का जो स्क्वायर रूट है वो नंबर क्या आएगा? इरेशनल ही होता है। √2 जो होता है वो तो क्या होता है? इरेशनल होता है ना, तो इरेशनल आएगा आंसर। बट एग्जामिनर ने एक बात यूज की है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स दुनिया में जितने भी है सबका स्क्वायर रूट इरेशनल आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ का इरेशनल आएगा और कुछ का क्या आएगा? रैशनल। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? नो। और फिर हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया कि एक ऐसा नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल बताओ जिसका स्क्वायर रूट बच्चों क्या हो? एक रैशनल नंबर हो। तो मैंने तो एक क्या 3 एग्जाम्पल दे दिए, क्वेश्चन खत्म। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? बताओ। यस, 0 रैशनल नंबर है। यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। देखो कैसे है, मैं भी बता देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी ना, कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो 0 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? मैं किसी भी इंटीजर के नीचे बच्चों 1 तो लगा सकता हूँ ना। तो बताओ क्या 0/1, 0/1 p/q की फॉर्म में है बिल्कुल। और q डिनोमिनेटर 0 नहीं है और 0 और 1 दोनों के दोनों क्या है बच्चों? इंटीजर है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी क्या है बच्चों? एक रैशनल नंबर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में देखो क्या बोला गया है। आपको डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों निकालनी है 10/3 की, 7/8 की, 1/7 की, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन एक एक करके हम निकालते हैं। 10/3, 10 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। फिर ऊपर पॉइंट लगा दो और एक जीरो उतार लो, है ना। 3 3 जा कितना आ जाएगा? सॉरी, पॉइंट लगा दिया तो जीरो नहीं लगानी ना। और फिर कितना आएगा? 3 3 जा 9। फिर देखो हर बार एक रिमाइंडर बचता जाएगा, जीरो उतारोगे, ठीक है। और फिर चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो इसकी रेस्ट जो एक्सपेंशन आएगी, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी? 3.333 चलता रहेगा। और डेसिमल के बाद कौन रिपीट हो रहा है बताओ? 3, तो 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। तो 10/3 का आंसर क्या आएगा बच्चों? 3.3 बार। इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 7/8, 7 को 8 से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 8, अब 7 तो छोटा है ना, तो फिर स्टार्टिंग में ही जीरो लगानी पड़ेगी और यहाँ पे भी 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 78 की टेबल में कहाँ आता है? 8 8 जा 64, रिमाइंडर बच गया 6। फिर 8 7 जा 56, रिमाइंडर बच गया 4। और फिर क्या आएगा बच्चों? 8 5 जा 40। तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। इसका मतलब 7 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा? 0.875। ये बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है 1/7। अब हम लास्ट करते हैं 1/7। बच्चों ये 1/7 मेरे कहने से आप है ना याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो याद रखना, पेपर के अंदर क्वेश्चन इस पे आ सकता है। और अगर याद होगी ना तो उस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाओगे, मैं आगे कराऊंगा इसमें, ठीक है। 1/7 देखो क्या होता है। 1 तो छोटा है 7 से, तो शुरू में ही 0 पॉइंट लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे 0, 7 1 जा 7, बच गए 3। फिर 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बच गया। फिर क्या आएगा बच्चों? 7 2 जाएगा 14, 6 रिमाइंडर। फिर क्या आएगा बताओ? 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर। फिर क्या आएगा? 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर। और फिर आएगा बच्चों 7 7 जा 49 और फिर 1 रिमाइंडर। अब आप खुद देखो, आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? 1 से, है ना। और फिर से 1 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। तो जब इनमें से देखो 1, फिर 3 रिमाइंडर आया था, फिर 2 आया था, फिर 6 आया था, फिर 4 आया था, फिर 5 आया था। अगर वापस से बच्चों इनमें से कोई नंबर रिपीट हो जाए ना, फिर आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, फिर वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे ना, आंसर पता है क्या आएगा? 0.142857। और यही चीज रिपीट होगी, मतलब कि ये डिजिट जो 6 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, ये बच्चों रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनके ऊपर क्या लगा दो? पार लगा दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो 1/7 का ये आंसर है। अब इसको याद कैसे रखोगे? मैंने क्या बताया था बच्चों, इसको याद रखो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, आगे क्वेश्चन से पता लगेगा।
इसको सिर्फ 1/7 को कह रहा हूँ मैं, और किसी डेसिमल एक्सपेंशन को नहीं। याद कैसे रखोगे, 1/7 इक्वल टू 0.14 की टेबल बताओ, 14 1 जा 14 2 जा 28 हो गया, 14 और 28, 14 लिख दो, 14 का डबल लिख दो, 14 का डबल कितना होता है बच्चों 28, 28 का डबल कितना होता है 56, और 56 से एक बड़ा नंबर लिख दो 57, ठीक है, मतलब कि याद रखना आसान है। पहले 14 लिख दो, फिर 14 का डबल 28, फिर 28 का डबल होता है 56, और 56 में एक ऐड कर दो 57। तो ये मेरे कहने पे आप याद रख लोगे क्या, 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है बच्चों, 0.142857 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने तीनों के तीनों नंबर की आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखा दी है। फिर उसके बाद बच्चों क्या आता है, देखो आपको एक नंबर दे रखा है 0.333 या 0.3 बार कह लो, कहता है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। मतलब बहुत सारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, कि एक आपको रैशनल नंबर दिया होगा इस फॉर्म में, ठीक है, रिपीटिंग फॉर्म में, और आपको उसको वापस से किस में लिखना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो इसका बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो भी नंबर आपको दे रखा है ना बच्चों, उसको क्या मान लिया करो, आप एक्स मान लो, ठीक है। क्या नंबर है बताओ, 0.3333 ऐसे है, इसको क्या नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बच्चों, एक डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, 3 बार बार आ रहा है, तो दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 डिजिट रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट रिपीट होंगे तो बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करोगे इस राइट हैंड साइड को, तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बताओ, एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब तो डेसिमल 0 के बाद है वो 3 के बाद आ जाएगा, है ना, 3 के बाद आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात, ऐसे चलता रहेगा। अब सेकंड इक्वेशन में से बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया करो, माइनस। अब कैसे माइनस करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, 10x में से तो x माइनस करो, है ना, लेफ्ट साइड में से तो लेफ्ट साइड को, और राइट साइड में राइट साइड को। मेरे को एक बात बताओ, 2.35 में से या 12.35 में से बच्चों मैं कहूँ आपको 3.35 माइनस करो, तो एक बच्चे ने कहा कि सर डेसिमल के बाद जो नंबर है ना वो तो सेम है, 0.35 तो बस 12 में से 3 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा बच्चों 9। तो इसमें देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों नंबर क्या है, सेम। तो बस आप डेसिमल से पहले जो नंबर है ना 3 और यहाँ पे 0, बस इनको माइनस कर दिया करो, ठीक है। तो 10 में से x गया 9x इक्वल टू 3, तो x कितना आएगा बच्चों 3/9, और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1/3। सो आंसर क्या आ गया अपना बताओ, 1/3, ठीक है। तो 1 को आप 3 से डिवाइड करोगे ना, तो यही आंसर आएगा आपका 0.3 बार, 0.3 क्या होता जाएगा बच्चों, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन देखो, मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, इसका शॉर्टकट देख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो आपके आएंगे ना पेपर में, 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं बोर्ड में। अगर आपको निकालना हो 0.4 बार, है ना, 4 बार, तो ऊपर 4 लिख के नीचे क्या लगा दिया करो बच्चों 9। अगर आपको निकालना हो 0.5 बार, ऊपर 5 लिख के नीचे क्या लगा दिया करो 9। 0.6 बार क्या होगा बताओ, 6 लिख के नीचे क्या लगा दो 9, और फिर इसको 3 पे कैंसिल कर दो, 2/3। 0.7 बार निकालना हो तो क्या होगा बच्चों, 7/9 हो जाएगा। 0.8 बार कितना हो जाएगा बताओ, 8/9 हो जाएगा। 0.9 बार कितना हो जाएगा, 9/9, और 9/9 कितना होता है 1। अब एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 0.9 बार 1 कैसे हो गया बच्चों, 0.9 बार का मतलब क्या होता है, 0.9999 ऐसे होता है ना, ये चलता रहेगा। आप मान लो इसको सिर्फ इतना ही लिख लो, आप 0.9 बार को 0 पॉइंट ऐसे लिख लो, आप 5 तक लिख लो, ठीक है। इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो नीचे कितना लगाना पड़ेगा मेरे को, 1 लाख। अब 1 का मतलब क्या होता है पता है, 1 का मतलब होता है 100%, मतलब कि एक फ्रैक्शन 1 है, जैसे आपके मार्क्स 100/100 आए तो इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा 1। 1 का मतलब होता है आपके पूरे मार्क्स आए हैं। एक बात बताओ, 1 लाख नंबर का पेपर है कोई आपका, और उसमें से आपने नंबर कितने ले लिए, 99,999, तो बताओ लगभग कितने हो गए, 100% ही हो गए ना। लगभग लगभग कितने हो गए बच्चों, 100%। इसलिए ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होता है 0.9 बार का क्या 1, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। ऐसे ही अगर मान लो 2 डिजिट रिपीट हो ना बच्चों, 0.23, और इसके ऊपर क्या हो बार, तो ऊपर क्या लिख दिया करो 23, और नीचे क्या लिख दिया करो बच्चों, 2 डिजिट रिपीट है ना, तो एक की जगह 2 बार 9 लिख दो, ठीक है। जैसे 0.36 के ऊपर बार है तो क्या लिखोगे 36, और नीचे क्या लिखोगे 99, ठीक है। और इसको 3 पे काट लो, 3 पे काटोगे तो कितना आएगा बच्चों 12, और डिवाइड बाय कितना आएगा 33, फिर 3 पे काट लो इसको, 3 4 जा और 3 11 जा, ठीक है, ये आ गया। अगर मान लो लिखा आ जाए आपका 0.67 और इसके ऊपर बार, तो क्या लिखोगे 67/9,
99। तो मैंने कुछ आपको शॉर्टकट बता दिए ताकि अगर एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे इसको बिना सोल्विंग करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वही आपको इस नंबर को एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी ये लिखा हुआ है तो आप इसको पहले क्या मानोगे बताओ, एक्स मानोगे, क्या मानोगे एक्स 1.272727 ये 3-4 बार लिख दिया करो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं बताओ, 2 डिजिट हो रहे हैं ना, 27 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बताओ बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करोगे अब की बार, 100 से, बाय 100 से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 100 एक्स आएगा। तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बताओ, ये 2 डिजिट के बाद है ना, मतलब 27 के बाद तो 1 तो रहेगा, ये 27 है, और फिर .272727 ये बच्चों चलता रहेगा है ना, ये तो इनफाइनेट तक चलेगा। अब क्या करो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो, हमेशा माइनस करो बच्चों। तो इसमें से ये माइनस करो 100x माइनस एक्स, और यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद तो सेम है ना, डेसिमल के बाद तो सारे डिजिट सेम है, तो डेसिमल से पहले जो नंबर है ये 127 और ये 1, इनको आपस में माइनस कर दिया करो, ठीक है। 126 आ गए, तो 99x बच्चों क्या आ गया 126, x आएगा आपका 126/99। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ना है, ठीक है। 3 पे कट रहा है ना, ये 3 4 जा 3 3 जा 3 2 जा, और 3 पे इसको काटोगे तो कितना आएगा 33, फिर 3 पे काट लो 14/11, तो अपना फाइनल आंसर बच्चों कितना आएगा 14/11। आप 14 को 11 से डिवाइड करके देख लो, यही आंसर आएगा आपका 1.27 बार, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, इसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, जो थर्ड क्वेश्चन है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बस इसको पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में ज्यादा चांस इस तरह के क्वेश्चंस के आने के हैं। यहाँ पे क्या होता है देखो, डेसिमल से पहले क्या नंबर है उस बात से आपको मतलब नहीं है, ये 0 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 35 भी हो सकता है, इस बात से हमें कोई मतलब ही नहीं है कि डेसिमल से पहले क्या नंबर है, हमें मतलब है डेसिमल के बाद वाले डिजिट से। किससे बच्चों, डेसिमल के बाद वाले डिजिट से। अब डेसिमल के बाद हमने पहला क्वेश्चन किया था 0.3 बार है ना, दूसरा क्वेश्चन किया मान लो हमने 1.27 बार। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें डेसिमल से पहले वाले डिजिट से मतलब नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। डेसिमल के बाद जो डिजिट है, पहले क्वेश्चन में 1 डिजिट था, दूसरे क्वेश्चन में 2 डिजिट थे और दोनों के दोनों रिपीट हो रहे थे। बट इस थर्ड क्वेश्चन में देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बताओ, 1 2 3, बट इसमें से बच्चों सारे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 2 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ कौन रिपीट हो रहा है 3 5 है ना, 35 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार, 3 5 3 5 3 5। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या करना है देखो, 2 स्टेप होंगे, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में मेरी बात ध्यान से सुन लो, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, पहले नहीं हो रहे की बात करेंगे, पहले जो डिजिट रिपीट नहीं होते, देखो पहले कौन आएगा, ये 2 आएगा ना, 2 मतलब जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। पहले जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे मतलब जिनके ऊपर बार नहीं है वो काउंट कर लो। अब यहाँ पे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो इस नंबर को पहले आप x मान के और दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अगर बच्चों एक डिजिट रिपीट नहीं होता तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट नहीं होते तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये बात तो आपको पता ही है। पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिस जो डिजिट रिपीट नहीं होता उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, अब जितने डिजिट के ऊपर बार है यानी जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बताओ 2, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है। पहले क्या करोगे, जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, और फिर क्या करोगे जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। और इसको याद रखना भी बहुत आसान है, जैसे नंबर ये लिखा हुआ है, पहले कौन आ रहा है बताओ, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा वो आ रहा है ना, पहले इसके अकॉर्डिंग 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से करोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। फिर वही क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो पहले इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, लेट x इक्वल टू 0.235 का बार, तो फिर क्या लिखेंगे इसको 0.2 तो लिख दो, 3 5 रिपीट हो रहे हैं तो 3 5 को 3 4 बार लिख दो, ऐसे लिख दिया हमने। ये क्या आ गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले बताओ किससे, मल्टीप्लाई बाय जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, एक नहीं हो रहा ना तो 10 से करोगे, ठीक है। करो 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 2 के बाद चला जाएगा ना, तो 2.353535 ऐसे चलता रहेगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि कुछ डिजिट रिपीट हो रहे और कुछ नहीं हो रहे, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से कहाँ पहुंच गए, सेकंड इक्वेशन पे।
अब इस फर्स्ट इक्वेशन को आप इग्नोर कर दो, मतलब अब ये फर्स्ट इक्वेशन बच्चों आपके कोई काम की नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात। इस फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ दो। अब आप ये मान लो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है, अब इक्वेशन नंबर 2 से। अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 किससे बच्चों, 100 से। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ कितना आएगा, 1000। और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये डेसिमल किसके बाद चला जाएगा, 35 के बाद, तो यानी कि कितना आएगा, 235.3535 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ गई। अब 3 में से 2 माइनस करो, ठीक है, फर्स्ट का कोई काम नहीं है, थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना। 1000x में से बच्चों क्या करोगे, 10x माइनस करोगे। और यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद तो सेम है ना सब नंबर्स, तो डेसिमल से पहले यहाँ है 235 और यहाँ बच्चों कितना है 2, तो कितना आ गया 233। तो ये कितना आ गया बोलो, 990 आ गया ना, 990x इक्वल टू 233। तो x कितना आएगा बच्चों, 233 बाय 990। और यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये कट तो रहा नहीं। 3 की टेबल में देखो ऊपर वाला नंबर नहीं कट रहा ना, क्योंकि तीनों डिजिट का सम कितना है, 3 + 3 + 2 8, और 8 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ज़्यादातर ये 3 पे कटते हैं, बट ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब बस यही अपना आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा और देख लो जहाँ पे कुछ डिजिट रिपीट होते हैं और कुछ डिजिट बच्चों रिपीट नहीं होते। जैसे एक्सप्रेस करना है आपको 0 को, तो आप इसको क्या मान लो, स्टार्टिंग में x मान लो, 0.123 के ऊपर क्या है, बार, तो आप इसको पहले ऐसे लिखा करो, 0.12 तो ऐसे लिख दो, 3 के ऊपर बार है तो इसको 3-4 बार लिख के छोड़ दिया करो, ठीक है, ऐसे। अब बताओ मेरे को दोनों तरफ, आप खुद सोच के बताओ मेरे को, किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय किससे करोगे, जितने डिजिट रिपीट नहीं होते उसके अकॉर्डिंग। कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे बच्चों, 2 डिजिट है ना, ये 12 रिपीट नहीं हो रहा, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 100 से करना, x को 100 से करोगे 100x, और 100 से करने का मतलब ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 12 के बाद चला जाएगा ना, तो कितना आएगा 12 पॉइंट, पीछे क्या आएगा इसका 3 चलता रहेगा, ये है ना। अब मैंने क्या बोला था आपको, ऐसा होने के बाद फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो, इग्नोर। अब इसका कोई काम नहीं है फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन पे आओ, सेकंड इक्वेशन को आप बता दो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो किससे करोगे, 10 से, ठीक है, करो। 100 को 10 से करोगे तो 1000 आ जाएगा, और इसको बच्चों 10 से करोगे तो डेसिमल 3 के बाद आ जाएगा ना, 123.333 ऐसे चलता रहेगा। अब फिर वही क्या करेंगे, बाय थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। बताओ लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करोगे, 1000x माइनस 100x। राइट में देखो डेसिमल के बाद तो सब कुछ सेम है ना, तो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को माइनस कर लो, 123 माइनस 12, 123 में से 12 गया 111 होता है क्या, 111। तो ये कितना आ गया अपना 900, 900x इक्वल टू 111। तो x कितना आएगा बच्चों, 111 बाई 900, ये 3 पे कटेगा ना, क्योंकि 1 1 1 तीनों का सम 3 होता है, ठीक है। 3 पे काटोगे 37, और ये 3 पे काटोगे कितना आ गया बच्चों 300। तो 37/300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए कि अगर आपको रैशनल नंबर इस फॉर्मेट में गिवन हो, रिपीटिंग फॉर्म में, और आपको दोबारा से p/q की फॉर्म में लेके आना हो, तो बहुत आसान तरीका है इसको लेके आने का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये सेम आपकी बुक का क्वेश्चन है, इन सारे के सारे नंबर्स को आपको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये तो कर ही लोगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कितना आएगा बताओ, 6/9 यानी कि 2/3 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको नहीं करके दिखा रहा क्योंकि ये तो आसान है। एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देना, एक डिजिट रिपीट हो रहा है फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये तो तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो थर्ड पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसको थर्ड पार्ट को मैं करके दिखा देता हूँ। एक्स मान लो 0.001 के ऊपर बार है ना, तो 0 पॉइंट कौन रिपीट हो रहा है, 001 001 001, तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों x को 1000 से मल्टीप्लाई करो, और ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 001 के बाद चला जाएगा ना, 001.001 ऐसे चलता रहेगा। फिर क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करोगे, तो बताओ क्या आएगा, 1000 में से x माइनस करोगे, और यहाँ पे डेसिमल के बाद तो सब कुछ सेम है ना, ये तो सेम है। तो डेसिमल से पहले देखो यहाँ 001 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, और ये क्या है 0, तो मतलब क्या आ गया 1 आ गया। 1000 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 999, 999x इक्वल टू 1, तो x कितना आएगा बच्चों, 1/999 आएगा ना, 1/999, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, 1/999, ठीक है, खत्म। तीनों क्वेश्चन आसान है, कर लोगे। उसके बाद बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि फाइंड एन इररेशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर तो मैंने आपको निकालना सिखाया है, अब मैं कहता हूँ
इरेशनल नंबर आपको निकालना है 0.35 और 0.38 के बीच में, है ना। दुनिया के कोई भी दो नंबर आप ले लेना, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, उनके बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। कितने रैशनल होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो 0.35 और 0.38 के बीच में आपको दो तीन नंबर निकालने हैं या एक निकालना है। पेपर में एक भी आ सकता है, दो तीन चार कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादातर तीन ही आते हैं बस। तो आप क्या करोगे, देखो आप ऐसा करो ना बच्चों, 35 और 38, 0 पॉइंट तो लिख ही दो। 35 और 38 के बीच में एक नंबर बता दो मेरे को, कोई भी। 35 और 38 के बीच में, एक बच्चे ने कहा जी 36 लिख दो, लिख दिया मैंने 36। अब 0.36 मत लिख देना, 0.36 बच्चों इनके बीच में तो है, बट ये इरेशनल नहीं है, ये तो रैशनल है। भाई ये तो टर्मिनेट ही हो गया। 0.36 क्या होता है बताओ? 36/100 होता है। तो ये नंबर तो कैसा है? रैशनल है ना। अगर किसी बच्चे ने आंसर दे दिया कि 0.36, बच्चों गलत है। क्यों? एग्जामिनर ने इरेशनल नंबर पूछा है, बट आपने तो रैशनल आंसर दिया है। अब रैशनल को अगर इरेशनल बनाना हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करोगे? इसके बाद है ना ऐसा पैटर्न बना दो, जैसे मान लो 10 लिख दो, 100 लिख दो, 100 लिख दो, मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए पैटर्न। ऐसे नहीं कि आप यूं लिख दो 10 नहीं, ठीक है। और इसके आगे डैश 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 का साइन लगाना मत भूलना। अगर आपने डैश डैश नहीं लगाया, अगर आपने छोड़ दिया बस 3 0 के बाद, तो इसका मतलब ये तो आपने टर्मिनेट कर दिया। और जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, वो तो क्या होते हैं? रैशनल होते हैं ना। तो टर्मिनेट नहीं करना, डैश डैश लगाना, ठीक है। और लिखना चाहते हो, मान लो आपने 0.36 ही लिख दिया, ठीक है। और लिखना चाहते हो, अभी तो आपने क्या किया था? 10 100 100 आप और लिख दो, 2 1 लिख दो, 2 1 1 लिख दो, 2 1 1 लिख दो, 2 4 बार 1 लिख दो, इसके आगे, है ना। कितने भी नंबर लिख सकते हो, मैं कहता हूँ और लिख लो। 0.36 लिख दो, 0.36 लिख लो, ठीक है। 2 1 के बाद आप कुछ भी लिख दो, जैसे 3 4 लिख दो, 3 4 4 लिख दो, 3 4 4 लिख दो। मेरी बात आपको समझ आ गई कि मैं कहता हूँ कितने भी नंबर लिख दो। अच्छा, 0.36 लिखना जरूरत नहीं है, 0.37 लिख दो, क्योंकि 37 भी तो 35 और 38 के बीच में ही है। इसके बाद क्या लिख दो? 10 100 100 तो एग्जाम में कितने भी इरेशनल नंबर पूछे जा सकते हैं? 1 2 3 4, ज्यादातर आप 3 पूछे जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप इरेशनल नंबर निकाल सकते हो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, फाइंड एन इरेशनल नंबर एन, मतलब एक निकालना है 1/7 और 2/7 के बीच में। बच्चों 1/7 मैंने आपको बताया था ना, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रहा। 1 को 7 से आपको डिवाइड करना है पेपर में। उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी आपको पता ही है, 0.14, 14 2 28, 28 2 56 और उससे एक ज्यादा, है ना, और उसके ऊपर बार। अब अगर 1/7 का बच्चों आंसर है और आपको 2/7 का निकालना है, तो दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बताओ 2/7 क्या होता है? 1/7 का डबल ही होता है ना। तो 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन थी ना बच्चों, उसको 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब इस नंबर को 14 28 57 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। तो बस इसकी एक्सपेंशन क्या आएगी पता है? 2 से मल्टीप्लाई करके 28 57 14, 28 57 14, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, 1/7 को आपने क्या लिखा? 0.14 का डबल 28 56 से एक ज्यादा। ये 2/7 क्या होता है बच्चों? इस 142 857 को 2 से क्या कर लेना? मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 28 57 14। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 28 57 14, ये आगे डेसिमल एक्सपेंशन। अब इनके बीच में एक नंबर लिखना है, तो मैं क्या कहता हूँ देखो, आपके सामने ये नंबर है 0.142857 डैश डैश डैश, और एक नंबर है बच्चों 0.285714 डैश डैश डैश। इनके बीच में एक नंबर, तो आप क्या करो सबसे पहले, देखो पहला डिजिट दोनों का अलग है ना, 1 और 2, बट 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आप सोच नहीं पाओगे, है ना। फिर आप दो डिजिट कंसीडर कर लो, 14 और 28। मैं कहता हूँ 14 और 28 के बीच में बच्चों आप कोई नंबर बता दो। 14 और 28 के बीच में 15 16 17 बहुत सारे हैं, तो आप क्या लिख दो? 0.15 लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैं कहता हूँ 0.15 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या बनाना है इसको? इरेशनल, तो क्या लगा दो? वही 10 100 100 और डैश डैश लगा के छोड़ दो। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है। और आंसर भी पॉसिबल हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अदर पॉसिबल आंसर्स मैं कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। अदर सम अदर पॉसिबल आंसर्स आर, ताकि आप बाद में जब इस स्लाइड को देखो तो आपको पता लग जाए कि सिर्फ यही आंसर नहीं है बच्चों, और भी आंसर्स हो सकते हैं। कौन से बताओ? 14 और 28 के बीच में तो नंबर 20 भी होता है ना 20, तो 0.20 लिख दो, 0.20 लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद बोलो, फिर 10 100 100 ये लिख सकते हो।
14 और 28 के बीच में तो और कोई नंबर बताओ, 0.25 भी होता है, 0.25 लिख दिया और उसके बाद क्या लिखोगे, जरूरी नहीं है कि 10100 करो, 21 लिख दो, फिर 211 लिख दो, पैटर्न रिपीट नहीं करना, 2111 लिख दो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे क्या है, पॉसिबल आंसर्स है। बट एग्जाम में अगर आपसे एक इरेशनल नंबर पूछा है तो बच्चों आप एक ही आंसर देना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, बस ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने बच्चों आपको, कितने, 3, इनके बीच में। तो 5/7 अभी मैंने आपको नहीं सिखाया, हाँ मैंने 1/7 सिखाया है। 1/7 की जो एक्सपेंशन होती है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो 5/7 आ जाएगा। बट आपको एग्जाम में नहीं याद रहती तो आपको डिवाइड तो करना आता है ना, देखो मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है टाइम बचाने के लिए। 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो बच्चों ये एक्सपेंशन आएगी, ठीक है। फिर 9/11, 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो 0.81 बार 81 रिपीट होगा, ठीक है, 818181। तो मैं लिख दूं यहाँ पे दोबारा से, देखो 5/7 आप करोगे बच्चों तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, ये रही 71 42 85, 71 42 85 एंड सो ऑन, रिपीट होगी। 9 को 11 से डिवाइड करोगे बच्चों क्या आएगी, 0.81 का बार, यानी कि 0.818181 ऐसे आएगी ना। अब आपको इनके बीच में निकालना है, तो आप है ना पहले 2 डिजिट को कंसीडर कर लिया करो, चाहे 3 को कर लो चाहे 2 को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि 7 और 8, एक को कंसीडर करोगे ना तो 7 और 8 के बीच में तो कोई नंबर आप सोच ही नहीं पाओगे। तो बताओ 71 और 81 के बीच में तो आप बहुत सारे नंबर सोच सकते हो ना, बोल दो 71 और 81 के बीच में बच्चों नंबर सोचना है, 72 सोच लो, 73 74 कितने भी सोच लो, 72 सोच लो। तो आंसर क्या आएगा बोलो, 0.72। 3 निकालने हैं, एक 72 सोच लो, एक 73 सोच लो, एक 74 सोच लो, और उसके बाद तो आपको पता लगेगा क्या लिखूंगा मैं, 10 है ना, इरेशनल बनाना है, 10 100 100 और बच्चों यहाँ मत छोड़ देना, डैश डैश लगाना मत भूलना, ठीक है। अगर आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब वो नंबर रैशनल हो जाएगा, टर्मिनेट जो हो गया वो क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर रैशनल हो जाएगा, इरेशनल नहीं होता वो नंबर। तो ये 3 नंबर आपको निकालने थे, ये 3 नंबर बच्चों मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, और मैं ये नहीं कहता यही 3 आंसर आएंगे। जितने भी मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो हो सकता है 50 के 50 स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो क्या है बच्चों, अलग अलग आए, क्यों, क्योंकि नंबर्स तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर आपका आएगा वही आंसर सब बच्चों का आएगा, तो टीचर को ये देखना पड़ेगा कि आंसर वो सही होना चाहिए, सेम है सब बच्चों का, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जाम के लिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर। बच्चों जैसे रैशनल नंबर है 7/8 है ना, हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाली थी, वो क्या आई थी 0.7875। 6/15 भी एक रैशनल नंबर है ना, ये होता है 3 पे काटोगे 2/5 यानी कि 0.4 आएगा, 0. क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से रैशनल नंबर कुछ जैसे 1/7 था तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है ये आई थी और ये रिपीटिंग होगी ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालनी तो आती है बच्चों, कैसे, डिवाइड करके। बट यहाँ पे देखो मैंने 7 को 8 से डिवाइड किया, ये टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेट, मतलब डिजिट्स रिपीट नहीं हुए, ये क्या हो गया बच्चों, टर्मिनेट हो गया। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये भी कैसी है बताओ, टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेट होगी, मतलब रिपीट हो ही नहीं रहा। बट 1 को आपने 7 से डिवाइड किया ना बच्चों तो ये टर्मिनेट नहीं हुई, ये रिपीट होनी स्टार्ट होगी, है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी बच्चों आप रैशनल नंबर की निकालोगे तो वो 2 तरीके की आएगी, कभी कभी तो क्या आएगी, टर्मिनेटिंग, और कभी कभी क्या आएगी बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से सुनना मेरी बात, या तो क्या आएगी टर्मिनेटिंग या क्या आएगी नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग आएगी वो बिना डिवाइड करे, देखो डिवाइड करने के बाद तो सब बच्चे बता ही देंगे, बट मैं कहता हूँ बिना डिवाइड करे अगर आपको मैं पूछूं कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तब भी उसका एक तरीका है, आप बता सकते हो, ठीक है। उसके 2 स्टेप है बच्चों, पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम बच्चे इसको ध्यान नहीं रखते और उसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। पहला स्टेप बच्चों, जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन होगा ना आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे मान लो आपको दे रखा है नंबर 33 और बाय मान लो बच्चों दे दिया 300, तो पहले ये नंबर 3 पे कैंसिल हो रहा है ना, 3 पे कैंसिल हो रहा है बच्चों, 11 जा और 300 जा। सबसे पहले आप गिवन नंबर को क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कि कैंसलेशन करोगे। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को अगर कटते हैं दोनों किसी नंबर पे तो उसको पहले काटना है ना, मतलब दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप, जैसे मान लो आपने इसको कट कर दिया है ना, 11/100 आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको किसको देखना है, डिनोमिनेटर को, इस नंबर के किसको देखो, डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को।
अगर आपको लगता है कि आप डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करोगे, जैसे 100 की फैक्टराइजेशन किसी बच्चे ने करी, ऐसे आएगी 100 की फैक्टराइजेशन। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको या तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है बच्चों, 2, या सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है, 5, या दोनों, मतलब 2 कितनी भी बार आ सकता है, 5 कितनी भी बार आ सकता है, बट 2 और 5 के अलावा नहीं होने चाहिए। अब बताओ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, या तो 5 दिख रहा है आपको या 2 दिख रहा है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे ना, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कैसी एक्सपेंशन आएगी बताओ, टर्मिनेटिंग आएगी। और वैसे भी आपको पता है 11/100 क्या होता है बच्चों, 0.11 होता है ना, और ये तो कैसी है, टर्मिनेटिंग है। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो क्या होगी बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चेक करो 6/15 जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब देखो, जो रॉन्ग अप्रोच है, जो बच्चा जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर सोल्व करेगा, वो ऐसे कर सकता है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, इसका डिनोमिनेटर देखेगा 15, 15 के फैक्टर बनाना स्टार्ट कर देगा, 3 5 जा, और वो कहेगा कि सर 15 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5, और आपने कहा था कि 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और ये क्या हो गया, आ गया ना 3। तो इसको देख के बच्चा क्या बोल सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये आंसर क्या है बच्चों, रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, अब आप बताओ रॉन्ग क्यों है। क्योंकि मैंने पहला स्टेप क्या बताया था बच्चों, गिवन रैशनल नंबर को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। 6/15 देखो कट रहा है क्या किसी नंबर से, 3 पे ऊपर नीचे काट सकते हो, 3 2 जा और 3 5 जा, तो ये 2/5 लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 2/5। अब बताओ, डिनोमिनेटर के अंदर मैं कहता हूँ 5 अकेला भी आ सकता है, 2 अकेला भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। 5 और 2 के अलावा तो कुछ नहीं है ना, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, इसको टर्मिनेटिंग बोलोगे, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या बोलोगे, इसको टर्मिनेटिंग बोलोगे। और अगर इसकी मान लो आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी भी है, तो आप क्या करो, देखो 2/5 है, डिनोमिनेटर में मैं कहता हूँ बच्चों या तो 10 बना लो या 100 या 1000 ऐसे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 10 बनाने के लिए तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। 4/10, और 4/10 क्या होता है, 0.4। तो डेसिमल एक्सपेंशन भी आप निकाल सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग आएगी कि नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर ऐसे नहीं आता तो 2 को सीधा क्या कर लो बच्चों, 5 से डिवाइड कर लो, ये तो छोटा है ना 2, तो 0 पॉइंट और 5 4 जा कितना होता है 20, देखो सीधा भी आंसर आ जाएगा 0.4। अच्छा, आपको 6 को 15 से डिवाइड करना भी आना चाहिए, ये भी सीधा कर सकते थे आप डिवाइड बिना कट करे, ठीक है। ये 6 छोटा है 15 से, तो 15 4 जा कितना होता है 60, देखो आंसर तो सेम आएगा आपका। बट टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये आपने डायरेक्ट बता दिया बिना कट करे तो बच्चों वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप निकालते हो तो बेशक आप कट करो या ना करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ 17/400 की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब बताओ 17 और 400 में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 17 तो बच्चों क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, और 400 17 के टेबल में आता ही नहीं, कटता ही नहीं ना ये तो आप 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पेपर के अंदर देखो 400 को पूरा करने की जरूरत नहीं है, 100 को आप भूल जाओ, क्योंकि बच्चों 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो क्या आता है 2 और या क्या आता है 5, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आते ना, 2 बार 2 आता है, 2 बार क्या आता है 5। तो आप है ना सिर्फ 4 को देखा करो, 4 को, 400 में से 100 हटा दो, 4 को देखो, और 4 तो क्या होता है 2 इंटू 2, मतलब 400 में बच्चों 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। देखो 5 से डिवाइड कर लो, 5 8 जा 80, फिर 5 से कर लो 16, और 16 को 2 से करो, फिर इसको 2 से करो, फिर इसको 2 से करो। अब आप बताओ 2 और 5 के अलावा कहीं कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगी वो कैसी आएगी बच्चों, टर्मिनेटिंग आएगी। कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया 37 मैंने ये क्वेश्चन दे दिया बच्चों आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा पेपर में ऐसा आ गया, बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक बच्चा इसके जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना इतना बड़ा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। बच्चों नहीं कर सकते आप एग्जाम में इतने बड़े नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने क्या कहा था, ये लास्ट वाली जो जीरो होती है ना, सारी जीरो इनको भूल जाओ आप, है ना, क्योंकि इन सारी जीरो के अंदर तो बच्चों या तो 2 आएगा या 5 आएगा। सिर्फ आप 13 को देखो, 13 तो एक प्राइम नंबर है ना, तो इसमें तो सिर्फ 13 आएगा, और कट भी नहीं रहा, 13 3 जा 39 होता है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी बच्चों कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। कैसी होगी बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखते ही आप बता सकते हो कि इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 13 का मतलब है। अगर 13 के अंदर बच्चों 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूं जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले तो बच्चों आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और फिर बताओ कि वो डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड की है, किस टाइप की है। दो टाइप की होती है आपको पता है, या तो क्या होगी बच्चों वो
टर्मिनेटिंग होगी और या क्या होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। 36/100 आप सबको पता है क्या होता है, 0.36 होता है ना, 100 से डिवाइड करना तो आता है। ये कैसी एक्सपेंशन है बताओ, टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग। नीचे 100 आ गया, 1000 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, सब क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगी। 1/11 बोल दो आप, 1/11। 11 के अंदर तो बच्चों 11 तो प्राइम नंबर होता है ना, तो 1 को 11 से डिवाइड करके दिखा दो आप, है ना। 1 को 11 से डिवाइड करो, 1 तो छोटा है ना 11 से, तो 0 पॉइंट लगा दो। 10 भी छोटा है, एक जीरो और, एक जीरो और। अब 11 9 जा 99, बच गया 1। ये फिर से वही एक जीरो उतार सकते हो आप, है ना। फिर 10 छोटा है, एक और जीरो उतारोगे तो एक जीरो यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। ये अब आपको दिख रहा है क्या कि ये तो बार बार वही आ रहा है, 1 बचेगा, है ना, बार बार 1 बच रहा है। इसका मतलब 1/11 पता है क्या आएगा, 0.0909 एंड सोन। 09 रिपीट होगा बच्चों, क्या आएगा, 09 की रिपीटेशन होगी। तो ये क्या होगा बताओ, 0.09 के ऊपर क्या लगा दो, बार। और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिवाइड करने के बाद तो सारे बच्चे बता ही सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट बच्चों अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सिर्फ आपसे पूछा जाए बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, या ट्रू फॉल्स में आ जाए ये क्वेश्चन, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 11 को देखते ही, 11 के अंदर 2 और 5 के अलावा आ रहा है ना, 11 आ रहा है, तो सीधा ही आप बता सकते थे ये कैसा आएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बट अगर एग्जाम में डेसिमल एक्सपेंशन भी पूछी गई है तब तो आपको बच्चों डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। अब देखो थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट को ध्यान से समझो। 4 and 1/8, तो इसकी पहले तो क्या करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करो, सिंपल फ्रैक्शन में लिखो, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बचाओ, 8 4 जा 32, 32 में ये 1 ऐड करते हो कितना आएगा 33, 33/8। अब बताओ 33/8 कैंसिल तो हो नहीं रहा, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने क्या कहा था, 2 और 5 कितनी भी बार आ सकते हैं। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। बताओ आएगी ना टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ भी है ही नहीं डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये अब कितनी आएगी डेसिमल एक्सपेंशन ये मुझे नहीं पता, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवीजन करनी पड़ेगी। 33 को 8 से क्या कर लो, डिवाइड। तो क्या आएगा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1, यहाँ 0 लगा दो, 8 1 जा 8, फिर क्या आएगा बच्चों, 8 2 जा 16, और फिर क्या आएगा 8 4 जा, देखो मैंने कहा था ना टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग आ गया आंसर। कितनी आई बताओ इसका आंसर, 4.125 इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है। ऐसे ही कर लोगे आप। 3/13, अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ 3/13 बच्चों, सिर्फ मेरे को ये बता दो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी ना, क्योंकि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये न्यूमिनेटर से कैंसिल भी नहीं हो रहा। 2/11 बता दो, 2/11 कट भी नहीं रहे दोनों आपस में, और 11 तो 2 और 5 के अलावा है, तो ये क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। नीचे 400 है, कट तो रहे नहीं, मैंने कहा था ये 0 को मत देखा करो, 4 को देखो सिर्फ। 4 में तो क्या आता है बच्चों, 2 और 2 की मल्टीप्लाई होती है, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी बच्चों वो कैसी आएगी बताओ, टर्मिनेटिंग आएगी। कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग आएगी। ठीक है, और क्या आएगी ये मैं और बता देता हूँ आपको, डिवाइड करके देखो। 329 को बच्चों 400 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 329 छोटा नंबर है ना, तो स्टार्टिंग में ही 0 पॉइंट लगा दो। फिर 400 को 8 से करोगे ना, 4 8 जा 32, तो 400 को 8 से करोगे तो 3200 आएगा, 90 रिमाइंडर, फिर एक जीरो, फिर 4 2 जा ये 800 आ जाएगा अपना, फिर 100, फिर एक जीरो लगाओगे, फिर 4 2 जा आएगा, है ना, 800, और फिर बच्चों 200 रिमाइंडर आएगा, फिर एक जीरो उतारोगे तो ये 5 जा पे कट जाएगा ना पूरा। तो आपको अगर मान लो डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी हो ना, तो क्या आएगी बताओ इसकी, 0.8225, ये अपने इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिए कि डेसिमल एक्सपेंशन आएगी क्या, और जो आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, इसका भी मैंने आपको तरीका बच्चों समझा दिया है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 7th क्वेश्चन में कहता है 3 ऐसे नंबर लिखो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। बच्चों बताओ इररेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है ना, इररेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होगी, क्या होगी बच्चों, ना तो टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट होगी, नॉट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो होएगी नहीं, है ना, टर्मिनेट होगी तो वो रैशनल हो जाएगा, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगी, रिपीट भी बच्चों नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग कह लो। रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, रीअकरिंग, है ना, रीअकरिंग, रीअकर, बार बार अकर करे एक नंबर। जैसे कौन कौन से होते हैं बताओ इरेशनल नंबर, √2 है ना, √2, √3, √1 नहीं, √1 तो 1 होता है, √4 नहीं, √4 तो 2 होता है, √5,
√6, √7, √8, √9 नहीं, √9 तो 3 होता है, फिर √10, √11, समझ रहे हो आप मेरी बात, √12, ये सारे के सारे नंबर बच्चों क्या होते हैं, इरेशनल। और आपको वो 3 नंबर लिखने हैं, ऐसे 3 नंबर लिखो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रैकरिंग हो, नॉन रैकरिंग हो। तो बताओ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या आएगा बच्चों, लिख दो ऐसे 1.4 लिख दो, है ना, 1.4 लिख दो, 1.5 लिख दो, 1.6 लिख दो। और ये तो क्या है, टर्मिनेट हो गया ना, तो आपको टर्मिनेट तो करना ही नहीं, 10, 100, 100, ये इसके आगे भी 10, 100, 100, ये लगा दो, इसके आगे भी बच्चों ऐसे ही कर दो, ठीक है। तो ये मैंने 3 नंबर पूछे थे एग्जामिनर ने कि जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो बच्चों टर्मिनेट हो, ना रिपीट हो या रीअकर हो, है ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मैंने लिख के आपको दिखा दिए। और ये नंबर कैसे है बताओ, इरेशनल नंबर है ये। अब आपको क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। मतलब आपको ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इन पांचों में से कौन रैशनल है कौन इरेशनल। बच्चों 23 का स्क्वायर रूट आप पूरा पूरा नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये नंबर कैसा हो गया बोलो, इरेशनल हो गया। ये नंबर कैसा हो गया, इरेशनल। 225 किसका स्क्वायर होता है, याद है 15 का, तो ये 15 है इसका आंसर। तो 15 तो क्या होता है बच्चों, रैशनल होता है। मतलब ये मत कह देना कि रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो और इसका आंसर इरेशनल आएगा, नहीं बच्चों, ये क्या है, रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। क्योंकि ये भी तो रूट के अंदर लिखा हुआ है √4, ये तो 2 होता है, और 2 तो क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये बोलो रैशनल है कि इरेशनल। बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन जब टर्मिनेट ही हो गई तो नंबर कैसा होगा बताओ, रैशनल होगा, है ना। टर्मिनेट हो गया तो क्या होगा, रैशनल। ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ये टर्मिनेट नहीं हो रही, देखो डैश डैश लगा रखा है, बट ध्यान से देखो 478 478, तो 478 रिपीट हो रहा है ना। रिपीट हो जाए या टर्मिनेट हो जाए बच्चों, दोनों में से कोई भी हो जाए ना, तब वो बस क्या होता है, रैशनल होता है ना। इरेशनल तो कब होगा, जब ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। ये देखो ध्यान से, 10, 100, 100, 1 के बाद 4 जीरो, तो ये नॉन रेकरिंग है ना, ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा। पैटर्न तो क्या होता है, 10, 10, 10 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये नंबर कैसा है बताओ, इरेशनल नंबर। ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। लेकिन पेपर के अंदर मान लो बच्चों एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया 1.10, 100, 100 एंड 140, ये है। अब ये आप बताओ, अब एक बच्चे ने इसका आंसर बोल दिया क्या, इरेशनल नंबर। बच्चों बताओ कैसे इरेशनल है, ये तो टर्मिनेट ही हो गया ना, मैंने डेसिमल के बाद डैश 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 थोड़ा लगाया है ये, है ना। तो ये नंबर कैसा है बच्चों, रैशनल नंबर है। ये कैसा है, रैशनल। क्यों, क्योंकि बच्चों ये टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग। तो जल्दबाजी में ये नहीं है कि इसका आंसर आप इरेशनल लिख दो। जो टर्मिनेटिंग होगी ना डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमेशा क्या होगा, रैशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर देखो अगर वो रिपीटिंग है तो रैशनल होगा, और नॉन रिपीटिंग है तो बच्चों इरेशनल होगा। जैसे ये क्या थी, रिपीटिंग थी, और ये क्या थी बच्चों, नॉन रिपीटिंग थी। ये रैशनल क्यों हुआ, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है बच्चों इसकी, रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये जो है ना वो क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो बच्चों क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर। फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। इरेशनल नंबर को, दो इरेशनल नंबर को ऐड करना हो, डिवाइड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो बच्चों क्या रूल होता है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड दिस एंड दिस। बच्चों 2 नंबर को ऐड करना हो तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट वाला नंबर लिख दो, फिर बीच में प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा के सेकंड वाला नंबर लिख दो। समझ आ रही है मेरी बात, ये लिख दिया मैंने। अब देखो, अब ब्रैकेट वगैरह सब हटा दो, ब्रैकेट वगैरह सब हटा दो। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या करें, इसका मतलब क्या है, किस तरह से सिंप्लीफाई करें, ये यहीं पे छोड़ दें इसको, क्या करना होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये √3 है और ये भी √3 है, तो जिनके साथ √3 लगा हुआ है बच्चों उनको एक साथ ले आओ, ठीक है, उनको क्या ले आओ, एक साथ ले आए। फिर जिनके साथ √2 लगा हुआ है, देखो इसके साथ भी इसके साथ भी, उनको एक साथ लिख लो, उनको क्या लिख लो बच्चों, एक साथ लिख लो। अब आप ये बताओ मेरे को, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता 7x प्लस में 2x माइनस 8y और प्लस 4y, आप इसका आंसर निकाल के बता दोगे क्या मेरे को। 7x प्लस 2x कितना होता है, 9x, और प्लस के 4 माइनस के 8 तो माइनस के 4y, आप बता देते ना। सेम यही कहानी यहाँ पे है, बस यहाँ पे √3x की जगह है ना, √3 को छोड़ दो। 7 प्लस 2 कितना होता है, 9, इसका कोफिशिएंट तो √3 है, 7 प्लस 2 कितना होता है, 9, 9 √3 आ गया। प्लस 4 माइनस 8 तो कितना आ गया, -4,
और कोफिशिएंट तो सेम है ना, √2 तो आगे क्या लगा दो, √2 लगा दो, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैंने आपको बता दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे, जिनके आगे √3 लगा हुआ है वो एक साथ लिख लो, जिनके आगे √2 लगा हुआ है वो एक साथ लिख लो, फिर उनके कोफिशिएंट को आपस में प्लस माइनस कर लो, जैसे एक्स और वाई के अंदर आप अलजेब्रा में करते हो, ठीक है, समझ गए। अब बच्चों मल्टीप्लाई में कैसे करोगे, देखो प्रोडक्ट निकालनी है आपको, प्रोडक्ट का मतलब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, क्या 2√3 और इंटू 5√3। अब आप ध्यान से देखो, सभी नंबर की मल्टीप्लाई करो, पहले तो इन बाहर वाले की कर लो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब √3 को एक बार नहीं, √3 कितनी बार है बताओ, 2 बार है तो 2 बार ही लिखोगे, ठीक है। 5 जा कितना आ गया 10। अब √3 इंटू √3 कितना होता है बच्चों, √3 इंटू √3, देखो दोनों की पावर सेम है ना, एक रूट लगा के दोनों को अंदर लिख लो। अब बताओ, तो पेयर में है तो रूट में पेयर में नंबर होता है, तो उससे कितना नंबर बाहर आता है, एक, तो ये कितना होगा 3। आंसर कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। समझ गए आप मेरी बात, कितना आंसर आएगा, 30 आएगा। अब ध्यान से सुना, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, आप सोल्व करो या सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, इस एक्सप्रेशन को 3√10 इंटू 5√15, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। क्या करोगे, देखो 3 इंटू 5 तो कर ही दो पहले ही, फिर क्या रह गया, √10 इंटू √15 रह गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक ही रूट लगा दिया करो, ठीक है ना, और 10 और 15 दोनों रूट में है ना, दोनों को अंदर लिख लो। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 10 को क्या लिख दो 2 इंटू 5, और 15 को क्या लिख दो 5 इंटू 3, क्योंकि जो नंबर बाहर आ सकता है रूट से उसको बाहर निकालो ना। पेयर में कौन है बताओ, पेयर में अंदर कौन है बच्चों, 5 है ना, पेयर में 5 है, तो बताओ एक 5 को बाहर लिख दूं क्या, बाकी ना तो 2 पेयर में ना 3 पेयर में, दोनों अकेले हैं तो दोनों को अंदर ही रख दो। ये कितना आ गया बताओ, 35 जा 150, 150 √2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, 150√6 आएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, ऐड करना है इन दोनों नंबर को, तो बताओ आंसर क्या आएगा। ऐड करना है तो 2√2 प्लस 5√3, है ना, और ऐड करना है तो मतलब सीधा ही प्लस का साइन लगा के और सेकंड वाला नंबर लिख दो। अब आगे क्या बताया था मैंने, √2 जिनके साथ लगा हुआ है बच्चों वो इकट्ठा लिख लो, देखो ये इकट्ठे लिख लो, और जिनके साथ √3 लगा हुआ है 5√3 माइनस 3√3 वो इकट्ठा लिख लो। अब बताओ मैंने क्या बोला था आपको, कोफिशिएंट देखा करो। अब √2 और ये क्या होता है 1√2 होता है ना, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो √2 आएगा। आप एक बात बताओ, 2x + x को आप क्या लिखते हो 3x लिखते हो ना, क्योंकि x का मतलब क्या होता है 1x, तो 2 + 1 कितना होता है 3। ऐसे ही ये बताओ, ये √3 और √3 सेम है, तो 5 प्लस का है और 3 माइनस का, 5 में से 3 गया 2, और √3 इसका क्या है बच्चों कोफिशिएंट, और यही अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बस आपको √2 वाली टर्म को एक साथ करना है इकट्ठा, और √3 वाले को बच्चों एक साथ लिखना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो मल्टीप्लाई करनी है तो आंसर क्या आएगा बताओ, बिल्कुल आसान है ये तो, 6√5 इंटू 2√5, तो 6 और 2 की तो एक बार कर लो। अब √5 को कई बच्चे गलती से ना एक ही बार लिख देते हैं, एक बार क्यों भी, 2 बार है ना, तो ये 2 बार लिखोगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। 6 2 जा 12, √5 इंटू √5 को सीधा 5 लिख दूं क्या, दो नंबर कभी भी रूट में हो सेम, √7 इंटू √7 7, √8 इंटू √8 बच्चों कितना होता है 8, √11 इंटू √11 कितना होता है 11, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो बस। तो 12 5 जा कितना आ गया 60, 60 अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इरेशनल नंबर के ऊपर बच्चों फंडामेंटल ऑपरेशंस कैसे आप लगाओगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन, डिवाइड करना है ऐसे डिवीजन के अंदर, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 8√15 को बच्चों डिवाइड करना है आपको किससे, 2√3 से। तो देखो 8 को तो 2 से अलग डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4। अब ये दोनों रूट में है ना, जैसे मल्टीप्लाई में होते थे, मान लो √2 इंटू √7 होता है, तो आप एक रूट लगा के 2 इंटू 7 यानी कि √14 लिख सकते हो उसको, ठीक है। ऐसे डिवीजन में बच्चों दोनों रूट में है ना, तो एक ही रूट का साइन लगा दो, और 15 को किससे डिवाइड कर दो 3 से, 15/3 कितना होता है 5, तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 4√5, है ना, 4√5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में क्या है, कुछ अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है, देखो मैं जिस क्वेश्चन में यूज होगी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट पार्ट है 5 + √7 और इंटू 2 + √5, बच्चों जैसे आप 7th 8th क्लास में छोटा बच्चा करता है कि x + 3 की मल्टीप्लाई करता है ना, मान लो y - 9 से, सेम बिल्कुल यहाँ पे करना है आपको। क्या तरीका होता है बताओ, पहले इस 5 की मल्टीप्लाई करो इस पूरे नंबर से 2 + √5 से, है ना, और फिर प्लस का साइन, ये प्लस का, और फिर √7 की मल्टीप्लाई करो आप किससे 2 + √5 से। करके दिखाऊं मैं, देखो 5 2 जा 10, 5√5, तो 5 इंटू √5 तो ऐसे लिखोगे ना, फिर बच्चों 2 इंटू √7 ऐसे ही लिखोगे, फिर √7 की मल्टीप्लाई किससे करोगे √5 से, ऐसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखो ये तो 5√5 तो ऐसे ही रहेगा,
2√7 भी ऐसे रहेगा। अब ये दोनों नंबर रूट में है ना, तो एक सिंगल रूट लगा के 7 5 जा कितना लिख दो बच्चों 35। अब आगे इसको सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते, क्यों? देखो सबका कोफिशिएंट अलग है, इसका √5, इसका √7, इसका √35, तो बस यही आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ गए आप मेरी बात? अब सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट आप खुद ध्यान से देखो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया आपने, बट ये देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है, और सेकंड वाले दोनों नंबर क्या है बच्चों, सेम है, तो आपको आइडेंटिटी याद आ गई। a+b इंटू a-b की बच्चों आइडेंटिटी क्या होती है बताओ, a² - b² होती है ना। तो इससे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बोलो आपका, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। बच्चों क्या है देखो, a² मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। अब बताओ 5 का स्क्वायर तो आप सबको पता है, √5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √5 इंटू √5। और अभी मैंने बताया था ना, √5 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 5। तो ये कितना आएगा 5, 25 में से 5 गया 20 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप? तो आइडेंटिटी जहां पे भी लगती है वहां पे आपको लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी लगाओ, क्योंकि अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों तब भी तो आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ना। जब एग्जाम में लिखा आएगा यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी, तो ये अगर मान लो अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, नंबर सिस्टम का है, तब भी आप आइडेंटिटी लगाओ ताकि आपकी हैबिट हो जाए। थर्ड क्वेश्चन में देखो, आंसर इज इक्वल टू √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। बच्चों आपको आइडेंटिटी याद आ गई क्या, a+b का होल स्क्वायर की फॉर्म में है ना। क्या होती है आइडेंटिटी, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो लिखो इसको, a का मतलब यहाँ पे क्या है √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है √3, बी कितना है बच्चों √7। √3 का स्क्वायर बताओ, सीधा लिख दो 3, √3 इंटू √3, √7 इंटू √7 7 और 2, और √3 इंटू √7 को ए की रूट लगा के 3 इंटू 7 लिख दो, 7 + 3 कितना होता है 10। अब कई बच्चे जल्दबाजी में 7 + 3 + 2 भी कर देते हैं बच्चों, 2 को थोड़े ऐड करेंगे, 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो +2 रूट कितना आएगा ये 21, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट बच्चों, फोर्थ पार्ट में भी वही आंसर आपको निकालना है, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। बताओ कौन सी आइडेंटिटी, फिर से वही आइडेंटिटी लगा देगा। देखो पहले दोनों नंबर सेम हो और अगले दोनों नंबर सेम हो, और एक में प्लस का साइन और एक में माइनस का। बच्चों हमेशा ये आइडेंटिटी याद रखना, a+b इंटू a-b। क्या होती है आइडेंटिटी, पहले नंबर का स्क्वायर यानी a² माइनस b², ब्रैकेट में लिखोगे आप है ना, a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a+b इंटू a-b। तो √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, 11 - 7 आंसर कितना आ गया बच्चों 4। 4 इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही बच्चों ये कुछ और देखो, सिंप्लीफाई के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या आएगा आपका, देखो अब यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, क्यों, ये नंबर अलग अलग है, 3 अलग है, 2 अलग है ना। तो इसको बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे, 3 + √3 और इंटू 2 + √2। करें सोल्व, कैसे करोगे बताओ, पहले 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 + √2 से, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो, फिर √3 की मल्टीप्लाई करोगे किससे बच्चों, 2 + √2 से। करो मल्टीप्लाई, 3 की 2 से करोगे 6, 3 की √2 से करोगे तो 3√2 आएगा है ना, फिर √3 की 2 से करोगे तो 2√3 आएगा ऐसे, और फिर √3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बच्चों, √2 से करोगे ऐसे। 6 प्लस ये 3√2 अलग है, ये 2√3 बच्चों अलग है, और इसको एक ही रूट में लिख दूं मैं 3 × 2 है ना। तो आंसर क्या आ गया बताओ, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3, और ये बच्चों क्या है √6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों, देखो ये √2 है, ये √3 है, ये √6 है। अगर दोनों में कुछ सेम होते ना, √2 होता तो उन दोनों को मैं प्लस माइनस करता, बट ये तो अलग अलग है तो मैं नहीं कर सकता। आंसर आ गया। सेम जो हमने 4 पार्ट किए थे ना, वैसे ही 4 पार्ट बच्चों ये है। आंसर देखो सेकंड पार्ट का, 3 + √3 और इंटू 3 - √3। बोलो आइडेंटिटी देखी, पहले दोनों नंबर सेम, अगले दोनों नंबर सेम, एक साइन प्लस एक साइन माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी, a+b a-b। क्या होता है बच्चों, a² यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस b², तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 9 - 3 आंसर कितना आ गया बच्चों 6, और ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखोगे, बिकॉज a+b इंटू a-b दिस इज इक्वल टू a² - b²। आप सब जानते हो अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है ये तो। उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट आप कर ही लोगे, अभी हमने किया था √5 + √2 जैसा, ठीक है। ये वही आंसर क्या आएगा इसका बताओ, पहले नंबर का स्क्वायर वही a+b a-b माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताओ 5
-2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3। इसका भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं। ये क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बच्चों √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 √10 लिख दूँ। 5 प्लस 2 कितना 7, 7 प्लस 2 √10। इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। अब ये देखो, अब बच्चों प्रोसेस आती है रैशनलाइजेशन, है ना। किसको रैशनलाइज करना होता है अपने को, डिनोमिनेटर को। अपना टारगेट ये होता है कि डिनोमिनेटर से इररेशनल नंबर को हटाना है। टारगेट क्या होता है बच्चों, रिमूव करो, रिमूव इररेशनल नंबर फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है, फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये टारगेट होता है बच्चों। और ये जो है किससे रिमूव होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, देखो 1/√2 है ना, आप इसको इक्वल लिखो 1/√2। मैं ऊपर नीचे बच्चों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे, सेम नंबर से कर सकता हूँ मैथमेटिक्स में, ठीक है, नॉन जीरो नंबर से। ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है ना रूट के अंदर, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया करो। ऊपर दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू √2 तो √2 होता है। नीचे क्या हो गया बच्चों बताओ, √2 इंटू √2। अब √2 इंटू √2 क्या होता है बोलो, 2 होता है ना। ये क्या होता है 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ये मत कहना सर अब की बार ऊपर √2 आ गया, ऊपर आ सकता है। मैंने क्या कहा, रैशनलाइजेशन का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से इररेशनल नंबर को यानी कि रूट वाली टर्म को खत्म कर देना। और जैसे ही आप रैशनलाइजेशन करोगे वो रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर से खत्म होकर कहाँ पहुंच जाएगी, न्यूमिनेटर में। हो सकता है न्यूमिनेटर से भी खत्म हो जाए, बट डिनोमिनेटर से तो पक्का खत्म होगी, ठीक है। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा ही इसमें बच्चों रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, तो आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। अब देखो इसमें अकेला √2 या अकेला √3 नहीं है, तो इसको क्या करो, इक्वल का साइन लिख के इक्वल का साइन डाल दो। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करो बच्चों, किससे, देखो 2 प्लस है तो बीच में क्या लगा दो माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी, क्योंकि सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं ऊपर 2 प्लस √3 लिख दूं, नीचे 2 माइनस √3, वो तो गलत है। अब ऊपर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई बच्चों 1 की तो किसी भी नंबर से करोगे सेम रहेगी, और नीचे वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इसकी और इसकी, है ना। देखो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, और हर बार डिनोमिनेटर में अब क्या लगेगा बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। देखो है ना नीचे फॉर्म a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होती है a स्क्र यानी 2 का स्क्र माइनस बी स्क्र यानी कि √3 का स्क्र, 2 माइनस √3, और डिनोमिनेटर में बोलो 2 का स्क्र 4, √3 का स्क्र 3, 4 में से 3 गया कितना होता है बच्चों बोलो 1, और 1 से डिवाइड करो या ना करो एक ही बात है वो तो आंसर कितना आएगा बोलो 2 माइनस √3। इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान तरीका है बिल्कुल। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन बच्चों, आंसर लिख दे, आंसर इज इक्वल टू 5/√3 माइनस √5। अब मैंने क्या बोला था बताओ, किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं बच्चों, डिनोमिनेटर को देखो, है ना। √3 और √5 के बीच में साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाओ प्लस, उल्टा साइन लगाना, ठीक है। और उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से डिवाइड। अच्छा अब की बात ध्यान दो, यहाँ 1 नहीं है 5 है, तो आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे इससे, है ना। पहले ऐसे लिखा करो 5 इंटू दिस वन, और नीचे तो बच्चों हमेशा ही क्या लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र, नीचे तो हमेशा ये लगेगा, ठीक है। ऊपर एज इट इज लिखते जाओ, ऊपर एज इट इज कॉपी करते जाओ। नीचे बच्चों √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, और 3 में से 5 गया, नीचे क्या आएगा बच्चों, 3 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा -2 आएगा ना। अच्छा आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर है। या मैथ में एक रूल होता है कि नीचे नेगेटिव साइन ना छोड़ो, है ना। इसको ऐसे लिख दो -5, ऊपर शिफ्ट कर दो, नीचे वाले साइन को आपको पता है ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो। देखो माइनस और ये 5 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ 5√3, और 5 की √5 से करोगे तो 5√5 डिवाइड बाय 2, ये भी आंसर छोड़ सकते हो। बट सबसे ज़्यादा सही आंसर जो करेक्ट फॉर्म है छोड़ने की वो ये है, ठीक है, मिडल वाली। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है आपको, है ना। तो आप बस मेरे को पहले से ही एक बात बता दो, 3√2 का स्क्वायर करना आपको आता है क्या, 3√2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 बार मल्टीप्लाई करनी है 3√2 की, है ना। कैसे करते हैं बताओ, 3 की 3 से करोगे 9, और फिर √2 इंटू √2 भी तो बच गया, और √2 इंटू √2 मैंने क्या बताया था बताओ 2, तो आंसर क्या आएगा 18। आप पेपर में जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 7√3 का स्क्वायर करो, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 7 का स्क्वायर कितना लिख दो 49, और √3 का स्क्वायर कितना लिख दो 3, यानी कि 147। मैं कहूँ 8√5 का स्क्वायर करो, तो आप सीधा क्या लिखोगे 8 का स्क्वायर 64, और √5 का स्क्वायर 5,
64 इंटू 5 कितना होता है 320, है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए मैथ में। अब रेशनलाइज करना है अपने को, तो बताओ बच्चों आंसर क्या आएगा। 1/7 प्लस 3√2। मल्टीप्लाई और डिवाइड किस नंबर से करोगे, देखो 7 और 3√2 लिख दिया करो, इनके बीच का साइन चेंज कर दिया करो, प्लस है तो क्या लिख दो बच्चों -7 माइनस 3√2। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो 1 की तो इससे करोगे तो सेम ही रहेगा 7 माइनस 3√2। डिनोमिनेटर में मैंने क्या बताया था, हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगेगा, ठीक है। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 का स्क्र और माइनस बच्चों 3√2 का स्क्र। ऊपर तो यही आएगा 7 माइनस 3√2। डिनोमिनेटर में बोलो 7 का स्क्र 49, 3√2 का स्क्वायर अभी मैंने क्या बताया 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2, ऐसे लिखा करो, ठीक है। 7 माइनस 3√2, डिनोमिनेटर में बच्चों 49 में से 18 माइनस करो, 49 में से 18 माइनस करो कितना आएगा 31 आएगा ना, तो डायरेक्ट 31 लिख दूं मैं, डिनोमिनेटर में क्या लिख दूं 31, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बस खत्म क्वेश्चन। अब आपकी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1/√7, एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। 1/√7 को तो क्या लिखोगे बोलो, 1/√7, √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड, ऊपर तो √7 आ गया, नीचे क्या आ गया √7 इंटू √7, इनकी मल्टीप्लाई, √7 इंटू √7 क्या होता है बोलो बच्चों 7 होता है, तो ये अपने क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू 1/√7 माइनस √6, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करोगे, √7 प्लस √6 से ही डिवाइड करोगे, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर में फिर से मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ऊपर तो बच्चों सेम लिखो, √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर होता है 7, √6 का स्क्वायर होता है 6, और 7 में से 6 माइनस करोगे क्या बचेगा 1, और 1 को लिखने की तो जरूरत है ही नहीं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे बोलो सारे कर लोगे, आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना, ये आप अपने आप ट्राई कर लो। अब बच्चों अपना इस चैप्टर के अंदर लास्ट कॉन्सेप्ट क्या रह गया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपकी 1.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये सारे के सारे रूल आपको पता ही है बच्चों। 2 नंबर का जब बेस से मान लो बेस सेम है, ठीक है, तो उनकी पावर मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऐड हो जाती है, डिवाइड का साइन हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ये देखो मैं क्वेश्चन के जरिए समझा देता हूँ आपको। 17 और 17 बेस सेम है, तो इन दोनों की पावर, ये 2 पावर है ये 5 पावर है, ऐड हो जाएगी, 17 की पावर कितनी आएगी बच्चों 7, और 17 की पावर 7 को तो हम निकाल नहीं सकते ना, इस 17 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 7 टाइम्स नहीं कर सकते पेपर में, ठीक है, तो बस इतना आंसर छोड़ दो। अच्छा सेकंड पार्ट देखो, ये क्या होता है, देखो a की पावर मान लो m है और इस पूरे की पावर n, तो ये दोनों पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई mn। देखो 5 की पावर 2 और इसकी पावर 7, तो 5 की पावर, ये 2 और 7 आपस में क्या कर दिया करो बच्चों मल्टीप्लाई, यानी कि 5 की पावर 14, इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में बेस सेम है ना 23, तो डिवीजन का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, पहले ऊपर वाली पावर लिखो, माइनस का साइन लगा के नीचे वाली पावर लिखो, ठीक है। तो 23 की पावर 10 में से 7 गया 3, इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर आ गया, हो गया। अब यहाँ देखो ये अलग रूल है, चारों क्वेश्चन अलग अलग रूल के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो पावर सेम है, अब की बार बच्चों क्या है, देखो पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो जब पावर सेम हो, मान लो a की पावर भी 2 है और b की पावर भी 2 है, पावर सेम लिख के और बेस को आपस में क्या कर लो बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यानी कि पावर सेम 3 लिख के और 7 और 9 की क्या कर दो मल्टीप्लाई, 7 9 जा 63, 63 की पावर 3, इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे पावर सेम थे बेस सेम नहीं थे, तो बेस की मल्टीप्लाई कर दी मैंने और पावर को लिख दिया एज इट इज। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है वही सेम, 17 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर -5, बच्चों पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रैक्शन में हो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, रूल क्या लगेगा बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों पावर क्या होगी ऐड, पहली पावर लिखो प्लस दूसरी पावर लिखो, चाहे कुछ भी हो नेगेटिव हो पॉजिटिव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा बताओ -3, और मैथ्स में हमेशा मेरी बात ध्यान रखना नेगेटिव पावर मत छोटा करो, जैसे मान लो 2 की पावर -3 है तो बच्चों इसको 2 का रेसिप्रोकल कर दिया करो कितना 1/2, और इसकी पावर नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगी पॉजिटिव। अगर पावर नेगेटिव है तो बच्चों क्या करोगे बेस जो है उसका रेसिप्रोकल करोगे और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 17 है तो 17 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/17, और पावर
-3 की जगह क्या हो जाएगी 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कई बुक में इसको ऐसा भी लिखा मिलेगा, 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, और 17 की पावर 3 को ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक है, एक ही बात है, दोनों में से कोई छोड़ दो, एक ही बात है। इसको देखो सेकंड पार्ट को, 5 की पावर, मैंने क्या कहा था, ये दोनों पावर आपस में क्या होगी बच्चों, मल्टीप्लाई, 2 इंटू -7, तो 5 की पावर कितना हो गया बोलो, -14। लेकिन मैंने कहा था ऐसे मत छोड़ो, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, और इसकी पावर माइनस की जगह क्या कर दो प्लस, या तो ऐसे छोड़ दो, या 1 की पावर 14 तो 1 ही होगा, और 5 की पावर 14 को ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी छोड़ दो। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, बट कैसे, पहले कौन सी पावर लिखोगे, न्यूमिनेटर वाली है ना, फिर बीच में साइन क्या लगाओगे, माइनस, फिर डिनोमिनेटर वाली पावर लिखोगे। कितना आ गया, 23 की पावर -17। अभी बताया था ना मैंने, इसको कैसे छोड़ोगे, 23 का रेसिप्रोकल और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इसको क्या लिख सकते हो, 1/23 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ पार्ट देख लो बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या करोगे, अब की बात देखो, पावर सेम है, दोनों की पावर्स क्या है बच्चों, सेम, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सेम पावर को लिख दिया करो। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 63 की पावर -3, 4 बार मैं करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन नेगेटिव पावर वाला। 63 का रेसिप्रोकल 1/63, और पावर नेगेटिव की जगह क्या कर दो, पॉजिटिव। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 1/63 ऐसे भी बच्चों लिख सकते हो। अब ये आपकी जो है ना, ये क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल्स में, यहाँ पे देख लो, बेस सेम है, बेस सेम है तो बच्चों मल्टीप्लाई के साइन में पावर ऐड हो जाएगी ना, 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3 अलग से ऐड करके दिखा दूं आपको। बेस सेम, एलसीएम ले लो 3, 2 प्लस 1, 3/3, और 3/3 कितना होता है 1, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी बोलो 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही तो होता है, 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन है। 3 की पावर, ये दोनों पावर आपस में क्या होगी बच्चों, मल्टीप्लाई, यानी कि 1/5 इंटू 4, तो 3 रेज टू पावर कितना आ गया बताओ, 4/5 आएगा ना, 4 ऊपर है 5 नीचे है, तो आंसर आएगा 3 रेज टू पावर 4/5। ऐसे ही ये बेस सेम है तो पावर क्या होगी बच्चों, डिवीजन का साइन है सब्ट्रैक्ट, पहले न्यूमिनेटर वाली पावर लिखोगे, फिर बच्चों डिनोमिनेटर वाली पावर लिखोगे। समझ गए। अब मैं रफ में आपको करके दिखा देता हूँ कि 1/5 में से 1/3 कैसे माइनस करोगे। 15 एलसीएम लो, 3 में से 5 माइनस करोगे, -2/15 आएगा, है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर, 7 की पावर -2/15। लेकिन मैंने कहा था पावर को नेगेटिव मत छोड़ो, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, और इसकी पावर माइनस का साइन हटा दिया करो, बस क्या लिख दो 2/15, ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे छोड़ दो, या एक स्टेप और कर दिया करो, 1 की पावर तो कितनी भी करो 1 ही होता है, और 7 की पावर कितनी है बच्चों 2/15, तो ये 2/15, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। यहाँ देखो पावर क्या है बच्चों, सेम, पावर सेम है तो मैंने क्या बोला था आपको, वो जो सेम पावर है वो लिख दिया करो, बेस अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, 17 इंटू 13 कितना होता है बच्चों 221, 221 रेज टू पावर कितनी होगी 1/5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों ये अपनी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, ये तो मैं करके आपको दिखाई चुका ना, ये तो अपना क्वेश्चन सारा का सारा हो ही गया। ठीक है, अभी हमने सोल्व किया है। उसके बाद ये बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अब देखो 64 रेज टू पावर 1/2 कैसे सोल्व करेंगे। 64 रेज टू पावर 1/2 बच्चों, जब भी ऐसी पावर आए ना, आप सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के जो नंबर है उस पर फोकस करो। कितना है 2, तो आपको है ना 64 के दो फैक्टर बनाने हैं। कितने फैक्टर बनाने हैं बच्चों, दो, यानी कि 64 क्या होता है 8 इंटू 8 होता है ना, 64 आप मेरे को ये बता दो 8 इंटू 8 लिख सकते हो ना। ठीक है, और 8 इंटू 8 को बताओ 8 की पावर 2 लिख दूं क्या, 64 8 का स्क्वायर होता है क्या, बस आप मेरे को ये बता दो, होता है ना, तो 64 की जगह मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया, और पूरे की पावर तो 1/2 है ही। अब ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 क्या होता है बच्चों 8, 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो और अच्छे से समझ आएगा आपको। 32 इसकी पावर है 1/5, आप ये बता दो 32 की कितने सेम फैक्टर होने चाहिए, 5 है ना, और 32 2 की पावर 5 होता है। 32 क्या होता है बच्चों 2 रेज टू पावर 5, यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना वो 32 आएगा। और इस पूरे की पावर कितनी है बोलो, पूरे की पावर तो बच्चों 1/5 है ही ना, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू 1/5, ये कट जाएगा 5 से 5, 2 रेज टू पावर 1, और 2 रेज टू पावर 1 कितना होता है 2, आ गया आंसर। अब थर्ड पार्ट इसका देख लो, थर्ड पार्ट 125 रेज टू पावर 1/3 बच्चों, 125 के सेम फैक्टर बनाने कितने, तीन, तो 125 किसका क्यूब होता है बताओ 5 का, तो इसको लिख दो 5 क्यूब, और इसकी पावर कितनी है 1/3, तो 5 की पावर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 3 इंटू 1/3, 3 से 1/3 कट गया, 5 की पावर 1, और आंसर कितना आ गया आपका
5। तो तीनों क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखा दिया, आसान क्वेश्चन थे। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है कुछ, बस इसमें जो है ना ऊपर वाली पावर 1 नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन में 9 रेज टू पावर 3/2, आपको न्यूमिनेटर वाली पावर को ध्यान में नहीं रखना। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 2 है ना, तो बस आपको 9 के कितने फैक्टर सोचने हैं, तो 9 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 2 का, ये सॉरी 3 का। तो इसकी पावर जो भी है वो लिखते जाओ, ठीक है। तो 3 की पावर, ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, पिछली बार देखो 3 की पावर 1 लिख रहा था मैं, बट अब की बार बच्चों 2 से 2 कटेगा, 3 तो बचेगा। और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों 27, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पार्ट सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, 32 रेज टू पावर 2/5। ऊपर वाली पावर 2 है कि 3 है इससे कोई मतलब नहीं है, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो ना, बस आप इतना सोचा करो, ठीक है। पूरे नंबर की पावर कितनी है 2/5। ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 2 बच गया, और 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। आगे आंसर। थर्ड पार्ट देखो, 16 रेज टू पावर 3/4। बच्चों नीचे 4 है ना, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है ना, लिख दो इसको। और इसकी पूरे की पावर कितनी है 3/4, तो 2 रेज टू पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3। 2 का क्यूब बच्चों आपको पता ही है कितना होता है 8 होता है। 8 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना। लास्ट पार्ट देखो बच्चों, लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 125 की पावर -1/3। पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आपको कुछ नहीं सोचना पहले, ठीक है। मैंने क्या कहा, नीचे कितना नंबर है 3, तो 125 को क्या लिख दो 5 का क्यूब लिख दे, और इसकी पावर कितनी है -1/3। अब इन दोनों पावर को आपस में क्या किया करो बच्चों, मल्टीप्लाई। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच गई 5 की पावर -1। और 5 की पावर -1 क्या होता है 1/5 होता है। -1 पावर का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, तो यानी कि क्या हो गया इसका आंसर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। पहला पार्ट 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5। बेस सेम है, पावर ऐड कर दी है मैंने, है ना, बेस सेम है तो पावर क्या कर दी ऐड। अच्छा अब इन दोनों पावर को ऐड कैसे करोगे, एलसीएम लेके। 2/3 बच्चों 2/3 और 1/5 को कैसे ऐड करोगे, 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का एलसीएम 15। 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5, 5 2 जा 10, और ये कितना आएगा 3 आएगा क्या, तो कितना आ गया आपका 13/15 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दो 2 रेज टू पावर 13/15। आगे तो सोल्व हो नहीं सकता, तो इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देख लो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, 1/3 की पावर 3 और इसकी पूरे की पावर 7 है, तो देखो 1 की पावर भी 7 होगी और डिनोमिनेटर जो है उसकी पावर भी क्या होगी 7। तो 1 की तो कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा। 3 की पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7। तो कितना आंसर आएगा बोलो, 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी 21। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बच्चों थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया आपसे, 11 रेज टू पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 रेज टू पावर 1/4। बेस सेम है, ठीक है, और डिवीजन का साइन है तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट। पहले न्यूमिनेटर वाली पावर फिर डिनोमिनेटर वाली पावर लिखोगे, ठीक है। अब आप करके देखना 1/2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम लो, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1/4 आ गया। तो कितना आएगा बताओ 11 रेज टू पावर 1/4। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट और देखो बच्चों, इसका लास्ट पार्ट और देख लो, 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। पावर सेम है ना, पावर सेम है तो मैंने कहा था पावर को सेम लिख दिया करो एक ही बार, और मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों बेस की क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया 56 रेज टू पावर 1/2। चाहे इतना छोड़ दो, या 1/2 पावर का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट होता है ना, तो रूट 56 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर आएगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन बनते थे बच्चों इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर से, वो मैंने सारे आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। बट अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 9th क्लास बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।